नमस्कार, आज तक देख रहे हैं आप, साथ आपके मैं हूं अर्पिता आर्य। असम में बाल विवाह के खिलाफ हेमंत सरकार का जबरदस्त एक्शन चल रहा है। अब तक 2000 से ज्यादा गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। अभी ये कार्रवाई अभी भी जारी है। राज्य सरकार के एक्शन के खिलाफ गुस्सा फूटा है। मुस्लिमों का आरोप है कि उन्हें जानबूझकर टारगेट किया जा रहा है। बाल विवाह गैर कानूनी है, लेकिन उसी बाल विवाह पर जारी एक्शन के खिलाफ असम की सड़कों पर संग्राम चल रहा है। एक तरफ पुलिस का एक्शन है, गिरफ्तारियां होती जा रही हैं, तो दूसरी तरफ है मुस्लिम समाज, जो पुलिसिया कार्रवाई के खिलाफ सड़क पर है। असम के कई हिस्सों में सरकार के खिलाफ नारेबाजी चल रही है। 3 फरवरी से हिमंता बिस्वा सरकार ने बाल विवाह के खिलाफ शिकंजा कसा है। 2250 से ज्यादा गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। बाल विवाह करने वाले पकड़े जा रहे हैं। उनके परिजनों की भी गिरफ्तारी हो रही है। जिन्होंने बाल विवाह होने दिया या कराया, उनकी भी गिरफ्तारी हुई। जिन्होंने बाल विवाह कराने में अहम भूमिका निभाई, लेकिन ये मामला अब सियासी रंग ले चुका है। हिमंता बिस्वा इस कुप्रथा पर करारा चोट की कसम खा रहे हैं, तो विरोधी उनके एक्शन को मुस्लिम द्वेष बता रहे हैं। ये आसाम में बीजेपी की सरकार जो है, एक बायस सरकार है मुस्लिम्स के लिए। बाल विवाह के खिलाफ जारी कार्रवाई पर सियासत सुलझ चुकी है। कैसे हिमंता सरकार पर विपक्ष ने अपने तेवर दिखाए हैं, ये बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं कि असम कैसे सुलगा है। ये तस्वीरें असम के धुबरी जिले से आई हैं। वहां बड़े पैमाने पर प्रदर्शन चल रहा है। धुबरी में हजारों की संख्या में लोगों ने पुलिस के खिलाफ नारेबाजी की। ये तमरहाट इलाके की तस्वीरें हैं। बाल विवाह कानून तोड़ने पर कई गिरफ्तारियां हुई, तो पीड़ित परिवारों के सदस्यों ने प्रदर्शन तेज कर दिया, थाने का घेराव करने लगे। सिर्फ धुबरी में ही पुलिस ने करीब 375 एफआईआर दर्ज की है और वहां करीब 130 लोग गिरफ्तार भी किए जा चुके हैं। हिमंता सरकार की ऐसी कार्रवाई असम के कई हिस्सों में हुई है। धुबरी के अलावा विश्वनाथ, बारपेटा, बक्सा, बोगईगांव, नौगांव समेत कई जिलों में एक्शन हुआ है। बड़े पैमाने पर गिरफ्तारियां हुई हैं। बाल विवाह कानून लागू होते ही सबसे ज्यादा विश्वनाथ में 139 गिरफ्तारी, बारपेटा में 128 गिरफ्तारी, धुबरी में 127, बक्सा में 123, होजाई में 112 और नगांव में 100 से ज्यादा गिरफ्तारी हुई है। पूरे असम में हिमंता सरकार का कानूनी डंडा चला है। बाल विवाह करने और करवाने वालों के खिलाफ पुलिस 4000 से ज्यादा एफआईआर दर्ज कर चुकी है और कड़ी कार्रवाई की जा रही है। जिस तरह से असम पुलिस कार्रवाई कर रही है और हिमंता सरकार का जो रुख है, उसे देखकर ये सिलसिला थमता नहीं दिख रहा। सियासतदानों को हिमंत सरकार के एक्शन में चुनावी मौसम और हिंदू मुस्लिम एंगल दिखा है। ऐसे में इसका शोर फिलहाल थमता नहीं दिख रहा। गुवाहाटी से आफरीदा हुसैन के साथ आज तक ब्यूरो। बाल विवाह के खिलाफ असम सरकार की कार्रवाई में विपक्ष ने चुनावी एंगल खोजा है। विरोधियों का आरोप है कि 2024 में लोकसभा चुनाव होने हैं और उसी को देखते हुए फायदे के लिए हेमंता सरकार ने हिंदू मुस्लिम दांव चला है। मुस्लिम धर्मगुरु भी हेमंता सरकार की नीयत पर सवाल उठा रहे हैं। ये आसाम में बीजेपी की सरकार जो है, एक बायस सरकार है मुस्लिम्स के लिए।
यही तो मुख्यमंत्री का सबसे बड़ा गेम है कि इसको जैसे तैसे हिंदू मुस्लिम कराना है। वो योगी आदित्यनाथ से ज्यादा हिंदू बनना चाहता है। तो यहाँ से कोई आपत्ति है सरकार से, आपत्ति है पाकिस्तान चले जाओ, कौन रोकता है आपको? असम में सवाल समाज का है या फिर सियासी? जिस बाल विवाह के खिलाफ असम सरकार का फरमान जारी हुआ है, उसी के खिलाफ मुस्लिम समाज और कई सियासी दल हिमंता सरकार को टारगेट कर रहे हैं। असम सरकार कह रही है कि बाल विवाह गैर कानूनी है। मुसलमान मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के कानून का हवाला दे रहे हैं। असम सरकार कह रही है कि बाल विवाह के दोषी गिरफ्तार होंगे। सियासी दल कह रहे हैं कि मुस्लिमों को टारगेट किया जा रहा है। असम सरकार की दलील है कि ये यौन अपराध है। विरोधी कह रहे हैं कि हिमंता सरकार हिंदू मुस्लिम कार्ड खेलकर चुनावी रोटी सेकना चाहती है। मामला तूल पकड़ चुका है। AIUDF के प्रमुख बदरुद्दीन अजमल ने सरकार की नीयत पर सवाल उठाया, तो कांग्रेस बाल विवाह को गलत करार देते हुए पुलिस या एक्शन के तौर तरीके पर सरकार को घेर रही है। देखिए, मैं इसको यही तो मुख्यमंत्री का सबसे बड़ा गेम है कि इसको जैसे तैसे हिंदू मुस्लिम कराना है। हिंदू मुस्लिम कराने से उन लोग को पॉलिटिकल फायदा मिलेगा। मेरा कॉन्स्टिट्यूंसी में एक आदमी सुसाइड किया, खुशबू खातून ने उसमें सुसाइड किया, उसका हस्बैंड डेथ हो गया। तो ये इशू नजरअंदाज करके हिंदू मुस्लिम बनाने से उन लोग को फायदा है। 2024 में जनरल इलेक्शन है, तो उसमें फायदा लेने के लिए यहाँ में हिंदू मुस्लिम बांटना है। हिमंत बिस्वा शर्मा आज के तारीख में कला पहाड़ बन गया है और योगी आदित्यनाथ जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री है, उनके साथ कंपटीशन शुरू कर दिया। वो योगी आदित्यनाथ से ज्यादा हिंदू बनना चाहता है, ज्यादा हिंदुत्ववादी बनना चाहता है। वो साबित करना चाहते हैं हिंदुस्तान में हिमंत बिस्वा शर्मा से कोई बोरा RSS नहीं है, कोई बोरा हिंदुत्ववादी नहीं है, कोई बोरा कम्युनल पर्सन नहीं है। ये साबित करना चाहते हैं और इसलिए इसी तरह का वो साइल मैरिज के बारे में हो, बाबर के बारे में हो, हिंदू मुसलमान का बारे हो, सारे जितना नफरत फैलाने वाला बयान हिमंत बिस्वा शर्मा जी ने दे। असम पुलिस की कार्रवाई के खिलाफ ओवैसी का भी गुस्सा फूटा। उन्होंने राज्य सरकार पर भेदभाव का आरोप लगाया। देखिए, जो शादी हो चुकी है उस लड़की का क्या करेंगे अब आप? क्या करेंगे लड़की को आप? कौन देखभाल करेगा उसका? चाहे किसी समुदाय के हो, कौन देखभाल करे? 6 साल से तो आपकी सरकार है ना। आप 4000 केसेस बुक कर लिए, अभी और 4000 करने का आप बोल रहे हैं, तो फिर क्या करेंगे? फिर कौन देखेगा उसको? उस बच्चे को कौन देखेगा? और स्कूल क्यों नहीं खोलते आप? नया स्कूल क्यों नहीं खोल रहे आप? नया स्कूल खोलिए। कौन रोक रहा है आपको? ये आसाम में बीजेपी की सरकार जो है एक बायस सरकार है मुस्लिम्स के लिए। असम की आबादी 3 करोड़ 12 लाख है। यहाँ मुस्लिमों की संख्या करीब 1 करोड़ है। सियासी दलों का आरोप है कि मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने बाल विवाह को ढाल बनाकर अपना हित साधने की कोशिश की है। हिमंता कैबिनेट ने 23 जनवरी को फैसला किया था कि बाल विवाह के खिलाफ एक्शन होगा। 14 साल से कम उम्र की बच्चियों से शादी करने वालों के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज किया जाएगा। 14 से 18 साल की लड़कियों से विवाह करने वालों के खिलाफ बाल विवाह रोकथाम अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया जाएगा। इन फैसलों के साथ ही एक्शन शुरू हुआ। धर्म गुरुओं में भी इन फैसलों को लेकर बहस छिड़ी हुई है। आपकी मानसिकता जो हिंदुस्तान से आसाम से मुसलमान को खत्म करने की है, उस मानसिकता को दर्शाता है। ऐसा नहीं है कि ये चाइल्ड मैरिज एक्ट का उल्लंघन सिर्फ मुसलमानों में होता है, बल्कि हिंदुओं में ज्यादा होता है। तो इसमें ये कहना कि साहब मुसलमान ऐसा कर रहे हैं और कार्रवाई को सिर्फ एक रंग देना, मैं समझता हूं ये आपकी उस गंदी मानसिकता का नतीजा है, जिसकी वजह से आप हिंदू राष्ट्र का ख्वाब देख रहे हैं जो ना होने वाला है। बदरुद्दीन दिमाग के खुद ही उनकी जो है बददिमागी उनका है और वो हमेशा उल जुलूल बयान देते रहते हैं। हमेशा वो संविधान और राष्ट्र के खिलाफ उनका बयान आता रहता है और हमें लगता है कि वो कोई चीज़ बिना सोचे ही बोलते हैं। तो हमें लगता है उनको अपने पे करेक्शन करने की आवश्यकता है। सरकार जो नियम लागू करती है, सरकार जो कार्रवाई करती है, उसको उनका साथ देना चाहिए। इस देश में अगर रहना है तो संविधान को मानना होगा। अगर आपको यहाँ से कोई आपत्ति है, सरकार से आपत्ति है, पाकिस्तान चले जाओ, कौन रोकता है आपको? लेकिन लगता है कि असम सरकार विरोधों से बेफिक्र है।
कानून का हवाला देते हुए हिमंता सरकार पीछे हटने को कतई तैयार नहीं है। बीजेपी विपक्ष के तमाम आरोपों को सीधे से खारिज कर रही है। 1800-1900 बात नहीं है, बात है एक भी होगा तो उसका खिलाफ भी होना चाहिए। कोई पर्टिकुलर धर्म और रिलीजन और समुदाय का बात नहीं है, सबके लिए समान है। असम के मुख्यमंत्री गिरफ्तारियों को कानून के मुताबिक बता रहे हैं, बाल विवाह करने वालों पर और कड़े कदम का भरोसा दिला रहे हैं। सियासतदानों को मौका मिल गया, बाल विवाह को लेकर हो रही गिरफ्तारी के मुद्दे को उछाला जा रहा है ताकि सियासी फायदे के लिए अपने हिसाब से राजनीतिक रोटी सेकी जा सके। आज तक ब्यूरो। असम में बाल विवाह के खिलाफ हिमंता सरकार के एक्शन पर सियासत जारी है। ओवैसी ने बीजेपी सरकार पर हमला बोला। आज तक से एक्सक्लूसिव बातचीत में ओवैसी ने कहा कि 6 साल से बीजेपी की सरकार वहां पर है लेकिन कुछ नहीं किया। असम का मुद्दा चल रहा है बाल विवाह का, जिसका आपने विरोध भी किया था। सरकार जो है कई सारी चीजें वहां पर कर रही है, उसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, 6 साल से बीजेपी की सरकार असम में है। आपने 6 साल से कोई कार्रवाई नहीं की और आपने, ये आपके गवर्नेंस का फेलियर है। दूसरा, आपने कितने स्कूल खोले इस चीज को खत्म करने के लिए, रोकने के लिए। तीसरा, आपने अचानक 4000 केसेस बुक कर लिए और 2000 लोगों को पकड़ लिया आपने। अब जिन महिलाओं की शादी हो चुकी है वो क्या करेंगे? वो एक महिला तो सुसाइड कर ली, उनको क्या करेंगे आप? उनका कौन देखभाल करेगा? तो ये चीजें हैं। चौथी बात ये है कि 18 साल की जब कोई लड़का लड़की हो जाती है तो सेक्सुअल रिलेशनशिप अलाउड है। दिल्ली हाईकोर्ट का एक केस दिखाया था मैं आपको, जहां पर शादी कर ली उन्होंने, बच्चा हो गया। कोर्ट ने कहा कि बेल देने का टाइम आया तो उस वाइफ ने कहा कि मैं श्योरिटी दूंगी अपने हस्बैंड की। ये सब चीजें हैं। और बीजेपी की जो आसाम में सरकार है वो कंप्लीट बायस्ड है। अपर आसाम में लैंडलेस लोगों को पट्टा दिया, लोअर आसाम में आप सबको बेघर कर दिए, डेमोलिशन कर करके सबको। इन दिनों देश भर में रामचरितमानस और सनातन धर्म को लेकर राजनीतिक बहस छिड़ी हुई है। चुनावी चश्मे से भी लोग इसे देख रहे हैं। असम में बाल विवाह के खिलाफ कठोर कार्रवाई भी उसी का हिस्सा माना जा रहा है। असम के पड़ोसी राज्यों त्रिपुरा, मेघालय और नागालैंड में चुनाव है। वहां भी असम के मुख्यमंत्री ने सनातन और राम मंदिर का मुद्दा उठाया है। हमारा जिंदा रहने का कुछ भी नहीं रहा, तब हम भारत में सलाया, जिससे भारत हमारा मातृभूमि था। भारत सनातन लोगों के लिए भारत हमेशा मातृभूमि रहा। त्रिपुरा के चुनावी दंगल में बीजेपी के प्रचार की कमान संभाल रहे हिमंता बिस्वा ने चंद रोज पहले ही असम में बाल विवाह के खिलाफ कड़े कदम उठाने का फैसला लिया। अब वो सनातन राग और राम मंदिर के नारे से बीजेपी को त्रिपुरा की चुनावी वैतरणी पार लगाना चाहते हैं। वो अपनी केंद्र सरकार की तारीफों के पुल बांध रहे हैं। असम में अपने एक्शन से विरोधियों का गुस्सा झेल रहे हिमंता बिस्वा शर्मा ने त्रिपुरा में चुनावी अभियान के दौरान अपनी सरकार के अटल इरादे का जिक्र किया। और कोई लोग सोचता था कि अगर राम मंदिर कोई बनाने जाएगा तो भारत में हिंदू मुसलमान का बीच में पूरा कम्युनल क्लैश हो जाएगा। लेकिन मोदी जी का तरफ देखिए, राम मंदिर भी बन रहा है और हिंदू मुसलमान का भाईचारा में भी कोई कमी नहीं आ रहा है। राम मंदिर भी बन रहा है और देश भी तरक्की के तरफ जा रहा है। 500 साल बाबर का नाम में हम तब किया था कि मेरा जहां राम का जन्म हुआ था वहां बाबर ने कब्जा कर लिया था। आज हमने बाबर को हटाया और राम का भव्य मंदिर का निर्माण का काम शुरू किया। बात बाबर की निकली तो गूंज अयोध्या तक पहुंची। हिमंता बिस्वा के ऐसे बयान सुनकर मुस्लिम पक्षकार रहे इकबाल अंसारी ने जवाब दिया। बाबर के जमाने की बात हम नहीं करते, हम आजकल की दौर की बात करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला रहा, मुसलमानों का सम्मान रहा। हम देश के निवासी हैं और देश के कानून का सम्मान करते हैं। और आसाम के वो जो है मंत्री हैं, आज जो है पिछली बात को दोहराई जा रही है। हम इसकी जो है उस बारे में कोई जवाब देना भी नहीं चाहते हैं। हम बस इतना ही जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला रहा, सैकड़ों बरस की बात रही। जो भी है कोर्ट ने न्याय किया है उसका मुसलमानों ने सम्मान किया है। बात सिर्फ असम में जारी एक्शन की नहीं, मुद्दा सिर्फ त्रिपुरा, मेघालय और नागालैंड के चुनाव का नहीं है।
इन दिनों हिंदू और रामचरितमानस जैसे मामले को लेकर जुबानी जंग छिड़ी हुई है। रामचरितमानस पर कई नेताओं के विवादित बयान आने के बाद बीजेपी ने जबरदस्त पलटवार किया है। भावनाएं भड़काने का आरोप लगाकर गलत बयानी करने वाले नेताओं को फांसी पर लटकाने तक की बात की जा रही है। मेरा तो सीधा चैलेंज है कि मैं ये मौर्य जी या अखिलेश जी ये केवल एक या तो कुरान पे या बाइबल पे, उनमें भी तमाम चीजें इस तरह की हैं, महिलाओं के बारे में भी, और हर बारे में एक शब्द बोल के दिखा दें तो हम राजनीति छोड़ देंगे। इनकी औकात ही नहीं है, लेकिन इन्होंने हिंदू समाज को कमजोर समझ लिया है। ऐसे लोगों को तो खुलेआम चौराहे पे फांसी लगनी चाहिए। फास्ट ट्रैक कोर्ट में मुकदमा चले और इनको मैंने माननीय न्यायालय को लिखा है कि इनको फांसी की सजा हो और इनको हैंग किया जाए चौराहे पे। यूपी के बीजेपी विधायक नंद किशोर गुर्जर का गुस्सा स्वामी प्रसाद मौर्य और अखिलेश यादव पर है। वैसे इन तमाम मुद्दों पर जुबानी लड़ाई तेज हो चुकी है। अभी हाल ही में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी सनातन धर्म को राष्ट्रीय धर्म बताया था। हमारा सनातन धर्म भारत का राष्ट्रीय धर्म है। हम सब अपने व्यक्तिगत स्वार्थों से ऊपर उठ करके अपने इस राष्ट्रीय धर्म के साथ जुड़ते हैं। उधर साधु संतों ने भी अपनी आवाज बुलंद की है। सुर्खियों में रहे धीरेन्द्र शास्त्री 2 फरवरी को ही प्रयागराज पहुंचे थे। वहां उन्होंने साधु संतों के साथ सनातन और रामचरितमानस के मुद्दे पर मंथन किया था। देश की इकोनॉमी की बैकबोन माने जाने वाले एमएसएमई सेक्टर के लिए इस बार के बजट ने उम्मीदों का नया पिटारा खोल दिया है। कम टैक्स से लेकर सस्ते कर्ज तक कई नए सौगातों का ऐलान इस बार के बजट में एमएसएमई सेक्टर के लिए किया गया है। देश की जीडीपी में 30% की हिस्सेदारी रखने वाले एमएसएमई सेक्टर के लिए बजट में वित्त मंत्री ने तोहफों की बरसात की है। देश की इकोनॉमी के ग्रोथ इंजनों में शुमार एमएसएमई सेक्टर को टैक्स राहत से लेकर सस्ता कर्ज तक की सौगात वित्त मंत्री ने बजट भाषण में दी। एमएसएमई सेक्टर जो कोविड में बुरी तरह हिट हो गया था, उसको 9,000 करोड़ का क्रेडिट गारंटी का सपोर्ट देने से 2 लाख करोड़ के लोन में बिना कोलेटरल के यूनिटों को मदद मिलेगी। उससे उनकी इंडस्ट्रियल ग्रोथ सफल होगी। एमएसएमई सेक्टर में जो कोविड के दौरान डिफॉल्ट का अमाउंट जमा हो गया था, गवर्नमेंट उसको भी 95% सपोर्ट दे रही है, तो इससे उनकी फाइनेंशियल हेल्थ हमारी सुधर जाएगी। बजट में हुए ऐलान के मुताबिक वो एमएसएमई कंपनियां जिनका सालाना टर्नओवर 3 करोड़ रुपए है, उनको प्रिजम्पटिव टैक्सेशन का फायदा मिलेगा। इसके साथ ही 75 लाख के टर्नओवर वाले चुनिंदा प्रोफेशनल्स को भी प्रिजम्पटिव टैक्सेशन का फायदा मिलेगा। इसके पहले ये सीमा 50 लाख और 2 करोड़ थी। हालांकि इस छूट का फायदा केवल उन कंपनियों और लोगों को ही मिलेगा जिनकी नकद प्राप्ति 5% तक है। प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम आमतौर पर वो कारोबारी और प्रोफेशनल्स अपनाते हैं जो किसी बही खाते और वित्तीय रिकॉर्ड को नहीं रखते हैं। ये लोग ना ही किसी अकाउंटेंट को रखते हैं जो उनके लिए आईटीआर फाइलिंग कर सके। ऐसे में ये प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम उनके बड़े काम की है, जिसमें वो टैक्स के नियमों का पालन करने में सफल रहते हैं। इस बार सरकारों ने एमएसएमई के लिए एक बहुत बड़ी डिक्लेरेशन करी है। 1% की कटौती करी है ब्याज दरों के अंदर और 9,000 करोड़ रुपए का कॉर्पस फंड अलॉट करा है एमएसएमई के लिए। यहाँ से एमएसएमई को जो बढ़ावा मिलता है, वहां से कंट्री की ग्रोथ के ऊपर तो इफेक्ट आता ही आता है। साथ ही साथ कई और नौकरियां भी उपलब्ध होनी शुरू हो जाती हैं। व्यापार की तरफ लोगों की दृष्टि बनती है, दृष्टिकोण बदलता है और टैक्स के अंदर कैपिटल जो गेन्स है, कैपिटल गेन्स के अंदर भी अच्छी रियायतें मिली हैं। एमएसएमई सेक्टर के लिए राहतों का पिटारा केवल यहाँ तक सीमित नहीं रहा। बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ऐलान किया है कि 1 अप्रैल से क्रेडिट गारंटी स्कीम का नया रूप लाया जाएगा, जिसमें 9,000 करोड़ का आवंटन किया गया है। इससे गारंटी फ्री लोन की इस स्कीम का कुल आकार 2 लाख करोड़ का हो जाएगा। इसके साथ ही कोविड-19 की महामारी में मुश्किलों में आने वाली एमएसएमईज को भी राहत दी गई है। कोविड-19 के दौरान कॉन्ट्रैक्ट पूरा करने में असफल रही कंपनियों की जमा रकम का 95% सरकारी कंपनियों को वापस करना होगा और नेशनल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन रजिस्ट्री के जरिए वित्तीय स्थिरता और आसान कर्ज मुहैया कराने का बंदोबस्त किया जाएगा। इसके साथ ही कंपनी एक्ट के तहत एक केंद्रीय प्रोसेसिंग सेंटर भी स्थापित किया जाएगा, जो कंपनियों के दाखिल किए गए फॉर्म्स पर जल्द फैसला करेगा। आज तक ब्यूरो।